आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हमें इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मेनली पढ़ना है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बहुत आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा था 10th क्लास में। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं और इस चैप्टर में से 7 नंबर का आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा, है ना। तो लगभग 7 नंबर का यहाँ से इस पूरे चैप्टर में से बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, देखो नॉर्मली कुछ लोग इसे केवल और केवल करंट बोल देते हैं, करंट है ना। करंट तो कई तरीके के होते हैं। करंट का मतलब अगर आप नॉर्मल केवल करंट बोल रहे हो तो करंट का मतलब हम ये नहीं बोल सकते वो इलेक्ट्रिक है, नाम के आगे लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है ना। तो देखते हैं कि करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, व्हाट इज़ करंट, करंट क्या है। तो करंट मेनली अगर देखा जाए तो करंट तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे जब बिजली कड़कती है तो जब लाइट नहीं होती है, जिसे बोलते हैं बिजली पड़ गई है ना, तो वो जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो होने के कारण जो है ऐसा होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, नीचे की ओर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि ऊपर की तरफ आयंस होते हैं, आयंस जो है आपस में टकराते हैं और आयंस जब टकराते हैं तो नीचे आते हैं और जब चार्ज का फ्लो होता है तो चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने बिजली को कड़कते हुए देखा होगा। तो ये सब क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक करंट का ही फ्लोमेना होता है। ऊपर से चार्ज का फ्लो नीचे की तरफ होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, बिजली जनरेट हो जाती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। अब देखो करंट कई तरीके का है, जैसे फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर इज़ कॉल्ड वाटर करंट। अगर रिवर में जैसे पानी बह रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, वाटर करंट बोल देंगे कि पानी का बहाव है, वाटर करंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर हीट कर दिया जाए तो हीट का फ्लो होता है, तो हीट का जो फ्लो होता है यानी फ्लो ऑफ हीट इन कंडक्टर इज कॉल्ड थर्मल करंट, इसको हम क्या बोल देंगे, थर्मल करंट बोल देंगे। तो पिछली बार हमने क्या देखा है, ये वाटर करंट था, पानी का बहना, हीट का फ्लो होना क्या हो जाएगा हमारा, थर्मल करंट हो जाएगा। इसी तरीके से फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो नॉर्मल आप अगर करंट बोल रहे हो तो उससे हम ये नहीं बता पाएंगे कि करंट कौन सा है ना, वाटर करंट है, थर्मल करंट है या इलेक्ट्रिक करंट है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट चाहिए तो उसके लिए आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन फेमस वर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट वाला ही हो गया है, तो हम नॉर्मली करंट बोलते हैं तो करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही माना जाता है ना। तो एक्चुअल में आप पूरा ही उसे बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या, उस चीज़ को हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई भी कंडक्टर दिया हुआ हो, कोई भी कंडक्टर है, जैसे ये मैंने मान लिया कंडक्टर दे रखा है और इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला तो चार्ज है, उसका जैसे चार्ज फ्लो कर रहा है, इस तरफ चार्ज जा रहा है, तो चार्ज होने का जो रेट है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। यानी I बराबर हो जाएगा Q अपॉन टी। क्या फॉर्मूला मिलेगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अच्छा, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि स्मॉल चार्ज अगर फ्लो कर रहा है स्मॉल टाइम के लिए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हो, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो, है ना। बड़े चेंज के लिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो कैसे भी आप लिख सकते हो। मेन तो फॉर्मूला यही है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज के फ्लो होने का रेट ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट तो हमें पता चलेगा कि ठीक है जी ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, अगर आपको यूनिट पूछ ली जाए तो यूनिट आप यहाँ से देख के बता सकते हो फॉर्मूला से। चार्ज की क्या होती है, कूलाम, तो यूनिट आ जाएगी कूलाम पर सेकेंड। और कूलाम पर सेकेंड को हम पता है क्या बुलाते हैं भाई, एम्पियर।
किस नाम से जानते हैं? एम्पियर। तो 1 कूलाम पर कूलाम ही किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर के बराबर होता है। आप इसे इसी तरीके से लिख सकते हो कि 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के बराबर मिल जाएगा ये। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बोल सकते हो। अब बात आती है कि ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का हमें फॉर्मूला पता चल गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T है। अब आता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? बताइए कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन नहीं होती है? क्या होती है? अगर डायरेक्शन होती है तो फिर तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी। स्केलर क्यों बोल रहे हो फिर भाई? डायरेक्शन तो होती है इलेक्ट्रिक करंट के पास कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है। और अगर डायरेक्शन है तो फिर वेक्टर होनी चाहिए, फिर स्केलर क्यों होगी? कोई है जवाब आपके पास? देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब यहाँ ये नहीं होता है कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। इसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों होते हैं। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, दोनों ही हैं। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। फिर भी इसे स्केलर इसलिए बोला गया है कि ये जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर्स के रूल्स को फॉलो करती है, ना कि वेक्टर के रूल्स को फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो रूल्स ऑफ स्केलर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। इट डू नॉट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिक क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोला गया है। ठीक है, तो मेन चीज़ होता है कि वो वेक्टर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी क्वांटिटी है, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर्स के रूल्स को भी फॉलो कर रही है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी बोल दोगे आप उसे। अगर फॉलो नहीं कर रही है तो उसे फिर आप स्केलर में ही डालोगे कि स्केलर होता है। अच्छा, ये जानते हो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या फिर स्केलर के क्या रूल्स हैं, वेक्टर के क्या रूल्स हैं? ये आपने 11th क्लास में वेक्टर नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, मतलब वेक्टर नाम का टॉपिक आता था, है ना। वेक्टर में हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था और वेक्टर वैसे मैथ्स में भी आता है, 12th में आता है मैथ्स में जो चैप्टर है। वेक्टर जब हमने फिजिक्स में पढ़ा था तो वहाँ पर वेक्टर के एडिशन के कुछ रूल्स हमने समझे थे, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के रूल्स हमने देखे थे, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हमने देखे थे, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट याद अगर आ रहा हो आपको तो। एडिशन यानी कोई दो वेक्टर होते थे, उनका रिजल्टेंट निकालना हमने सीखा था कि नेट रिजल्टेंट किसके बराबर आ रहा है। तो वेक्टर का एडिशन का मतलब है कि वेक्टर का एडिशन डिपेंड करता था कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। और यहाँ पे ये भी डिपेंड करता था, वेक्टर के जो रूल्स हुआ करते थे कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे 3 और 3 अगर जोड़ें तो 3 और 3 क्या होता है भाई? 6 होते हैं। तो 3 और 3 6 के बराबर होते हैं। ये किसके रूल्स होते हैं? स्केलर के रूल्स होते हैं, स्केलर अलजेब्रा के रूल्स होते हैं। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 और 3 को अगर आप ऐड करोगे तो वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 6 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फ्रैक्शन में भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है कि 2.5, 3.5, 2.8, 1.8, 1.9 इस तरीके से भी वैल्यू हो सकती है। किसके लिए? वेक्टर अलजेब्रा के लिए। क्यों होती है? क्योंकि वो एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल की वैल्यू क्या आ रही है। यानी रिजल्टेंट का आपने फॉर्मूला सुना होगा, पढ़ा भी होगा, R इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो इस एंगल पे डिपेंड करता है वो जो वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फॉलो करती है रूल्स को, उसको मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। जैसे एक वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, मान लेते हैं 8 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। एक दूसरा वायर है यहाँ से, इसमें मैंने मान लिया कि 10 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। दोनों वायर को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद एक तीसरे वायर से उसे हमने कनेक्ट कर दिया है। तो तीसरे वायर से अगर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा भाई? इधर बताओ कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होगा यहाँ से?
18 ही जाएगा, 8 इधर से आ गया, 10 इधर से आ गया, तो कितना जाएगा 18 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा। और आप देख पा रहे होंगे 8 और 10 18 होते हैं, ये किसको फॉलो करता है, स्केलर को फॉलो कर रहा है, ना कि वेक्टर को फॉलो कर रहा है। आप इन वायर्स को, ये दोनों वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स के बीच में जो एंगल है थीटा, आप चाहे इन वायर्स को 30 डिग्री पे रखना, चाहे 40 पे, चाहे 45, कितने भी एंगल पे रखते जाना, कितने भी एंगल पे आप इन दोनों वायर्स को रख लेना, अगर वायर को जोड़ के आपने तीसरे वायर से कनेक्ट किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कितना मिलेगा, 18 ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वायर को अलग अलग एंगल पे रखने पे इलेक्ट्रिक करंट जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है इसकी वो बदल जाएगी। यानी कि ये स्केलर्स को फॉलो कर रहा है, वेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर को फॉलो करता तब मैं मानता वेक्टर को फॉलो कर रहा है जब एंगल बदलने पे ये वैल्यू बदल जाती है, इसका मतलब है कि वो वेक्टर को फॉलो कर रहा है। तो ये स्केलर को फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है। ठीक है ना, आगे देखिए डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। जो एम्पियर होती है इसकी यूनिट, उसकी डेफिनेशन किस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि I किसके बराबर होता है भाई, Q/T के बराबर होता है। और यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ऐसे ही होगा भाई, है कि नहीं? ओके, तो यहाँ से अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो ये बोल सकता हूँ कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करवाया जाए तो वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा भाई, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो इसी से डेफिनेशन हो जाती है, द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कितना कहा जाएगा भाई, 1 एम्पियर के बराबर बोला जाएगा। तो वहीं से ये डेफिनेशंस वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी यूनिट्स की डेफिनेशन आए तो आप फॉर्मूला देखो, उसी से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो इसको भी 1 के बराबर ही होना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक करंट का, कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, I इज इक्वल टू Q/T। अब ये जो Q है यहाँ पे, Q/T जो बताया है, Q किसके बराबर होता है भाई, NE के बराबर होता है, Q चार्ज ही तो है। तो इसकी जगह मैं यही लिख देता हूँ, Q जो होता है I बराबर मैंने बताया था Q/T, और हमने जो है एक फॉर्मूला चार्ज का पढ़ा हुआ है कि चार्ज किसके बराबर होता है, NE के बराबर। E का मतलब वही है ना, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। N का क्या मतलब होता था भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस चार्ज की जगह अगर मैं ये पुट कर दूं तो I किसके बराबर मिल जाएगा, NE/T के बराबर भी मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो चार्ज के बारे में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, यहीं से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स हैं, नॉलेज पॉइंट। क्या है पॉइंट भाई? सबसे पहले डायरेक्शन अगर हम देखें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को मैं कैसे बता सकता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके कैसी होती है डायरेक्शन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा होगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वही होगी, और नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा होगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट में हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जिसमें जा रहे हैं, जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हो कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है। पॉजिटिव चार्ज से पता कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी और नेगेटिव के अपोजिट में हो जाती है। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा, अगला पॉइंट ये भी आप लिख लेना कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमेशा डायरेक्शन कहाँ होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। अगर पोटेंशियल सेम हो जाए इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो होगा ही नहीं। ये हम लास्ट चैप्टर में अभी पढ़ के भी आए हैं।
तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। अगला पॉइंट, इवन दो इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज़ टेकन एज स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ये वही पॉइंट है जो अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, फिर भी इसको क्या बोला गया है, स्केलर क्वांटिटी बोला गया है। क्यों बोला गया है कि क्योंकि ये जो है वेक्टर के एल्जेब्रा, वेक्टर के जो रॉ होते हैं या वेक्टर एल्जेब्रा के जो रूल्स होते हैं उनको ये फॉलो नहीं करता है। तो वही रूल है, कोई नया रूल है नहीं, ये बस लैंग्वेज के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है यहाँ पे पूरा का पूरा। आगे चलते हैं। ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक करंट ऑफ 1.6 एम्पियर। तो जो भी क्वेश्चन में दिया जाए सबसे पहले आप उसे लिखो। तो आई की वैल्यू कितनी दी है, 1.6 एम्पियर के बराबर है। इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में फ्लो होने वाले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, यानी एन की वैल्यू पूछी है, और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई के बराबर। तो देख रहे हो आई दिया है तो आई मैंने लिख लिया, टी मैंने 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि पर सेकंड की बात हो रही है, 1 सेकंड के लिए बात हो रही है। क्या पूछा है, एन पूछा है। अच्छा चार्ज कितना हो जाएगा, ई के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो हम जानते हैं आई किसके बराबर होता है भाई, क्यू अपॉन टी होता है, और क्यू किसके बराबर होता है, एन ई अपॉन टी। मुझे एन निकालना है, तो एन अगर मुझे निकालना है तो आई इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आई कितना दे रखा है 1.6, टी कितना दे रखा है 1 सेकेंड, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। ये कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन को मिला के ये वाला करंट बन जाएगा अगर 1 सेकंड के लिए उसे फ्लो करवाया गया है तो हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो इस तरीके के। नेक्स्ट एक होता है चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या होता है, चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल है उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए कोई ना कोई है जो उसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा रहा है। जैसे मैं बात करूं कंडक्टर्स की, सबसे पहले कि जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के अंदर जो है कौन लेके जाता है चार्ज को, जो मेटल्स होते हैं मेटल्स के अंदर चार्ज को कौन लेके जाता है, या फिर लिक्विड्स होते हैं बहुत सारे, लिक्विड्स के अंदर कौन लेके जाता है, या फिर बात की जाए कि गैसेस हैं, गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कौन फ्लो करवा रहा है। तो सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कौन लेके जा रहा है, लिक्विड्स के अंदर कौन फ्लो करवा रहा है, या गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कौन फ्लो करवा रहा है। जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहा है उसी को हम बोलते हैं चार्ज कैरियर, चार्ज को ले जाने वाला जो होता है। अब यहाँ पे क्या है भाई, इन मेटल्स, मेटल्स के अंदर, इन मेटल्स करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में क्या होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पर क्या फ्लो करता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। तो बोल सकता हूँ कि मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन्हें आप बोल सकते हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनका बाउंडेशन न्यूक्लियस के साथ में नहीं है। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, जिनके बाउंडेशन बहुत कम है उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। तो मेटल्स जितने भी हैं उनके अंदर चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज को कौन लेके जा रहा है, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, लेकिन जो सेमीकंडक्टर है ये हम लास्ट में, फिजिक्स का सबसे लास्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहाँ पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही चलने वाला है, और डिटेल में हम सेमीकंडक्टर्स की कहानी वहाँ पे पढ़ेंगे, डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं और होल्स क्या हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ होल्स के बारे में कि होल्स क्या होता है। होल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कहीं पे भी कोई भी सेमीकंडक्टर अगर दे रखा है, तो सेमीकंडक्टर, जैसे कोई भी सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, तो जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो जिस जगह पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह रिप्लेस हो चुका है तो उस जगह एक खाली जगह रह जाएगी, है ना, वेकेंट स्थान रह जाएगा, और वो खाली जगह अगर रह जाएगी उस खाली जगह को ही हम बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं, होल्स। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से हट जाए, रिमूव हो जाए, वही होल्स बोला जाता है। तो ये हमारा होल है।
और डिटेल में पढ़ेंगे इसे हम आगे। अच्छा, अगला है इन इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं द चार्ज कैरियर आर बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की वजह से चार्ज का फ्लो होता है ना, कि जैसे इलेक्ट्रोड हो गए, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आयंस होते हैं एक पे नेगेटिव आयंस होते हैं, उनके फ्लो होने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो मेटल्स के अंदर कौन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कौन होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस होंगे। गैसेस की अगर बात की जाए कि गैसेस अगर आ रहे हैं तो गैसेस में भी कौन सा ही होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेनली, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से ही वहाँ पर चार्ज कैरियर का फॉलो करता है, वो चार्ज कैरियर के तरीके से बिहेव करते हैं पूरा का पूरा। तो मेनली तो यही आपको याद रखना है कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। तो करंट जो है मेनली दो तरीके से बांटा हुआ है, एक होता है स्टेडी करंट और दूसरा होता है हमारा नॉन स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब होता है कि एक्चुअल में आई की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। आई अगर कांस्टेंट है, हर जगह मतलब उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, तो स्टेडी करंट बोल दिया जाएगा। आई की वैल्यू अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, नॉन स्टेडी करंट हम बोल देते हैं। जैसे कि ये इधर आई है, इधर हमने टाइम लिया हुआ है, तो आई और टी के बीच में जो ग्राफ है आप देख पा रहे होंगे, हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि टाइम को आप कितना भी बढ़ा दो, इलेक्ट्रिक करंट सेम ही है और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 5 एम्पियर के बराबर है। चाहे 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, आई सेम ही है 5 सेकंड, मतलब आई कांस्टेंट है, तो स्टेडी करंट आप इसे बोल सकते हो। और अगर इलेक्ट्रिक करंट सेम डायरेक्शन में ही है, कांस्टेंट है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम जो है डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसी। डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट बोल देते हैं। कौन सा करंट बोलेंगे, डायरेक्ट करंट बोलेंगे, तो डीसी है, तो ये हमारा डायरेक्ट करंट बोला जाएगा, स्टेडी करंट बोल सकते हो। नॉन स्टेडी करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बदल रही हो टाइम के अकॉर्डिंग। तो इधर टाइम है, इधर इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसकी वैल्यू देखो वेरी कर रही। ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है, ये वाला ग्राफ आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से जो ग्राफ आ रहा है यहाँ पे, तो आई की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है ना, इंक्रीज डिक्रीज इस तरीके से वैरी कर रही है, तो इसको आप नॉन स्टेडी करंट बोलोगे। और इसका जो नाम होता है वो होता है एसी। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। एसी और डीसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर ही, 7वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है। तो आप सोच रहे होंगे नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है तो उसके बारे में तो डिटेल में पढ़ना ही होगा, पूरी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम। तो अभी के लिए तो बस इतना है कि डायरेक्ट करंट बोले तो कांस्टेंट करंट होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। अल्टरनेटिंग करंट बोले तो वेरी कर रहा होगा, तो इस तरीके से वो अल्टरनेटिंग करंट बोला जा सकता है। नेक्स्ट है मटेरियल्स। जो मटेरियल्स होते हैं, वैसे तो ये पहले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, कंडक्टर्स के बारे में आप जानते हो, इंसुलेटर्स के बारे में आप जानते हो, आप बहुत अच्छे से इनके बारे में जानते होंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ कर रहे हैं वो कंडक्टर्स हो जाएंगे, और डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर हो जाते हैं। आप सब इनके बारे में डिटेल में जानते हो, अभी इन्हें लिखने की आवश्यकता कोई नहीं है, बस पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर करंट, यानी आई की वैल्यू कितनी दे दी है भाई आपको, 1 एम्पियर दे दी है, और पास इन 1 सेकेंड, टी कितना दे दिया है, 1 सेकेंड ही दिया है। क्या पूछा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई की वैल्यू, एन की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं कितना होता है, ई के बराबर होता है, निकाल सकते हैं सीधा सीधा। आप जानते हैं आई किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन टी, क्यू कितना होता है, एन ई अपॉन टी, एन आपसे पूछा है ना, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, आई टी अपॉन ई। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, टी की वैल्यू भी कितनी है भाई, 1 ही है, तो आई की वैल्यू आपने पुट कर दिया 1, 1, टी की वैल्यू भी कितना कर दिया 1, और ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ तो एस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 ऐसा कुछ निकल के आता है शायद। तो सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। तो जो दिया है वो लिखो, जो पूछा है वो लिखो, फॉर्मूला आपको पता ही है, छोटे छोटे से फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, उन्हें आप कर ही सकते हो सॉल्व करके पूरा का पूरा। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, इलेक्ट्रिक करंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अब देखो बात ये आती है हमारी कि भाई जितने भी हमारे पास में कंडक्टर्स हैं, ध्यान से समझना, कंडक्टर्स जितने भी हैं, तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चाहे वो कंडक्टर का मतलब लोहे का बना हुआ हो, कॉपर का बना हुआ हो, सिल्वर का बना हुआ हो, कोई भी वायर हो,
तो उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कंडक्टर के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और रैंडम मोशन होती है उनके पास में। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कंडक्टर बना दिया, अब यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मोशन करते हैं भाई, ये रैंडम मोशन करते हैं, यानी ये इधर जा रहा होगा, इधर इधर इस तरीके से, और ये जो है लगातार कॉलिजन करते रहते हैं, टक्कर होती रहती है इनके बीच में, इस तरीके से ये जो है इस तरीके से जा रहे हैं, है ना, ऐसे करके मूव करते रहते हैं। तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, और अगर ये मूव कर रहे हैं इसका मतलब तो क्या है कि भाई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहना चाहिए, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने के रेट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाना चाहिए। जैसे आप लोहे की बेंच जैसे यहाँ पे रखी हुई हैं, तो इन बेंचों पे अगर बैठे हुए हो, क्योंकि ये लोहे की बनी हुई है यानी कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, रैंडम मोशन हो रही होगी। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट आ जाना चाहिए था अपने आप ही, लेकिन आप तो बड़े आराम से बैठे हुए हो, आपके अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट आ ही नहीं रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा है? तो इसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन करने के बाद में कोई एक इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा होगा तो वहीं एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो पीछे की ओर आ रहा होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होगा तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे भी आ रहा होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी निकल के आ जाती है, 0 आ जाती है। कितनी हो जाती है, 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होने के कारण हम बोल देते हैं कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। यानी यहाँ पर अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहो, इनकी इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी है वो आप देखो कैसे लिख सकते हो, u एवरेज। तो कैसे लिखेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो मैंने मान लिया कितने, un, डिवाइड बाई क्या कर दोगे, n, और इन सब का एवरेज वैल्यू जो निकल के आता है ये कितना आता है, 0। यानी u एवरेज जो निकल के आएगा वो 0 आएगा। क्योंकि ये 0 निकल के आया है इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 होती है। तो अपने आप कोई भी कंडक्टर दिया हुआ हो, उस कंडक्टर के अंदर अपने आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन बोले तो एक दूसरे की जो भी वेलोसिटी है उनको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करेगा, वहाँ से 0 पास करेगा। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अलाउड या अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ये कंडक्टर दे रखा है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है कोई इधर घूम रहा है, ऐसा करके ये जो है रैंडम मोशन है। अच्छा, रैंडम मोशन का मतलब जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन की मोशन को आपको यहाँ पे दिखाया है कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ के बाद में ये जो है इधर पता है कब मुड़ेगा, ये तब मुड़ेगा जब इस पे यहाँ आके कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराया होगा इससे। तो जब तक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा चलता रहता है जब तक कि उस पर कोई कॉलिजन नहीं होता है। आगे जाके कॉलिजन हुआ होगा, किसी इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ टक्कर हुई होगी, उससे इसकी मोशन चेंज होगी तो फिर से ये सीधा सीधा चल गया, यहाँ फिर से कॉलिजन हुआ होगा, फिर इधर मुड़ गया, फिर से कॉलिजन, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। तो इलेक्ट्रॉन तब तब मुड़ता है जब तक वहाँ पे कॉलिजन होता रहता है। क्या होता है, कॉलिजन होता है। इस तरीके से जिग जैग मोशन जैसा आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा ड्यू टू कॉलिजन। कॉलिजन ही उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है पूरा का पूरा जो भी। तो सब इलेक्ट्रॉन का यही हाल है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब के सब ऐसे करके जो है यहाँ पर मूव कर रहे होंगे, जिनकी एवरेज वेलोसिटी आप कितना बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो। और यहाँ पर ये दे रखा है नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0। नेट फ्लो कितना है, 0 है। नेट फ्लो अगर 0 है इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर कितना है भाई, 0 है। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे होंगे, दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसीलिए हम आई की वैल्यू कितनी बोल देते हैं यहाँ पर कि 0 जा रही होगी। ठीक है भाई। एक टर्म होता है वो आप याद रख सकते हो, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब होता है, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम जो होता है टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है भाई मूव कर रहे हैं तो कॉलिजन हो रहा है। एक के साथ कॉलिजन हुआ, थोड़ी देर बाद दूसरे के साथ होगा, फिर तीसरे के साथ होगा, फिर चौथे के साथ होगा, फिर पांचवें के साथ होगा, फिर छठवें के साथ में होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि जो कॉलिजन होने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, कॉलिजन होने के बीच का जो टाइम इंटरवल है
उसकी एवरेज वैल्यू को ही हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। जैसे मैंने मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है और उसने लगातार 10 कॉलिजन किए, 10 बार टकराया, वो कितनी बार टकराया? 10। अब 10 बार टकराया है तो पहले के साथ टकराया, फिर कुछ देर बाद दूसरे के साथ में टकराया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 टक्करें हुई। उन 10 टक्करों के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उन सभी का एवरेज निकाल लो तो वो क्या निकल के आ जाएगा? उसका रिलैक्सेशन टाइम निकल के आ जाएगा, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू किसकी हो जाएगी? एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द सक्सेसिव कॉलिजन। तो जो एवरेज वैल्यू होती है टाइम इंटरवल ड्यूरिंग सक्सेसिव कॉलिजन, उसी को हम क्या बोल देंगे भाई? रिलैक्सेशन टाइम बोल देंगे, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोई कंडक्टर दे रखा है, उस कंडक्टर का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम बढ़ना चाहिए या फिर घटना चाहिए, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए टेम्परेचर का रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर? सोचिए, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब तो समझ में आ गया ना? टक्कर होने के बीच में जो टाइम लग रहा है वही रिलैक्सेशन टाइम है। कोई कंडक्टर दिया है, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आपसे पूछा गया है। सोच समझ के बताइए। बताइए भाई क्या आएगा? डिक्रीज करेगा। तो मैंने बोला है अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी होगी, है क्या नहीं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ गई होगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन से तेज़ी से मूव कर रहे होंगे और तेज़ मूव कर रहे होंगे, यानी कि टाइम इंटरवल कम हो गया होगा, है क्या नहीं? टक्कर जल्दी हो रहे होंगे, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, द एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ सक्सेसिव कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो होता है वही आप लिख सकते हो, ये अटाव से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली ये टाइम ही है। रिलैक्सेशन टाइम की यूनिट क्या है? तो टाइम यानी सेकंड के बराबर ही है, तो कोई नई कहानी नहीं है, आप उसी के बराबर बोल सकते हो। अब देखो, अभी तक यहाँ पे क्या था कि कोई भी कंडक्टर रखा हुआ था, वैसे ही रखा हुआ था, किसी से कनेक्टेड नहीं था, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, मूव कर रहे थे, और मूव करने के बावजूद वो जो है अपने आप उनमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाती है उनकी? 0। लेकिन इसी कंडक्टर को अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है इसी कंडक्टर को अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, किससे कनेक्ट कर दें? बैटरी से, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक बैटरी अप्लाई कर दी है, V वोल्टेज की मैंने बैटरी मान ली है। तो बैटरी जैसे ही मैंने अप्लाई की तो पहले यहाँ पे देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो इधर कैसा चार्ज जनरेट हो गया है? इंड्यूस हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, और इधर नेगेटिव टर्मिनल है तो कैसा हो गया? नेगेटिव। अब ये क्या है भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इनके पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को इधर क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। तो जैसे ही नेगेटिव को पॉजिटिव दिखाई देगा तो पॉजिटिव की ओर वो दौड़ा हुआ चला जाएगा, क्योंकि उसे पॉजिटिव की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। तो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन। पहले जो रैंडम मोशन किया करते थे, जो रैंडम मोशन कर रहे थे, अब वो रैंडम मोशन नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर दौड़ रहे होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। देखो, ये वाला तो इसे खींच रहा होगा क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, और इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला इसे रिपेल कर रहा होगा, हाँ जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ यहाँ से, है ना? रिपल्शन हो रहा होगा।
अब इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो किसी न किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, और जिस वेलोसिटी से यहाँ पर मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जिस वेलोसिटी से इस कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उस वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और डिटेल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन वगैरह तो हम कल की क्लास में ही पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल फील्ड जब हमने अप्लाई किया है तब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं, और अगर ये एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया होगा। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अगर हो रहा है, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने का रेट ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो गया तो आप मुझे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताना भाई, किधर से किधर जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट राइट टू लेफ्ट आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे करके होगी, इधर होगी आई की जो डायरेक्शन है, और होनी भी चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जाती है इलेक्ट्रिक करंट? हमेशा नेगेटिव टर्मिनल, इसीलिए तो बोला जाता है भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इसीलिए तो बोला जाता है। इस तरीके से जो है जा रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे होंगे। समझ रहे हो? तो ऐसा कब हुआ? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है, और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे होंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है वो तो मैंने समझा भी दिया है हल्का फुल्का, और उसका डेरिवेशन वगैरह कल की क्लास में हम करेंगे। तो आज बेसिक सी बातें हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, बेसिक सी बातें बताई हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, नेक्स्ट कल करेंगे ही।